अपनी स्क्रीन पर इन 3 तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ गुजरात से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं क्योंकि इनके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है। और इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री भुजा फांक रहे हैं। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि जब देश में लाखों करोड़ों लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हो, उस वक्त देश का मुखिया केवल और केवल एक राज्य में चुनाव जीतने के लिए तिकड़म लगा रहा हो। एक जमाने में कहा जाता था कि रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। ऐसा लगता है कि अब उस कहावत को अपने विश्वगुरु मिटाकर ही मानेंगे। अब कहना पड़ेगा कि जब देश की जनता भूखों मर रही थी, मणिपुर जल रहा था, तो नरेंद्र मोदी भूजा खा रहे थे। वैसे तो दुकान वाले को हुजूर ने खाली 10 रुपया इस भूजा के बदले में दिया है, लेकिन असल में इस भूजा की कीमत कितनी है, देश और देश की जनता को ये कितना महंगा पड़ रहा है, आज इस वीडियो में हम इसी का आकलन करेंगे। गुजरात समेत देश भर से जो खबरें आ रही है वो भविष्य के बहुत बड़े संकट की तरफ इशारा कर रही हैं। बाकी मणिपुर में जो हो रहा है, हाल फिलहाल में क्या हुआ है और मोदी सत्ता कितनी असफल हुई है, इन सब पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। जो खबरें आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि क्या हम सब बहुत जल्द गंभीर संकट में घिर सकते हैं। जी हाँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूं और आप में मैं भी शामिल हूं, इसलिए एकदम टकटकी लगाकर देखते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन्न से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले बात मणिपुर की कर लेते हैं। जी हाँ, वही मणिपुर जहां हिंसा की शुरुआत 3 मई 2023 को हुई थी, यानी जल्द ही 3 साल पूरा होने वाला है। और 3 साल में 56 इंच वाली सरकार, जिनके पास चाणक्य है, जो कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को तोड़ देने की क्षमता रखते हैं, किसी भी चैनल को गायब करवा देने की क्षमता रखते हैं, जो लोग कभी भी किसी भी नेता को उठाकर जेल में डलवा सकते हैं, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को महीनों तक जेल में सड़ा सकते हैं, वो पिछले 3 साल में अपने ही शासन वाले राज्य को शांत नहीं करवा पाए। कभी भी हिंसा भड़क जाती है। अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखते जाइए। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि एक तरफ जहां मणिपुर जैसा छोटा सा राज्य इस कदर जल रहा है और शांति के लिए इस तरह लाखों महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं, जुलूस निकाल रही हैं, उनकी आवाज सुने बिना इनको अनसुना करके भारत के प्रधानमंत्री चंद महिलाओं को सांसद और विधायक बना देने के नाम पर और उसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के नाम पर रोना धोना मचाते हैं। अभी 2 दिन पहले महिला आरक्षण के नाम पर विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, तरह तरह के झूठ बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि महिलाओं के लिए करेजवा निकाल के फेंक देंगे। लेकिन इसी देश में मणिपुर में हजारों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर हैं, अपना अधिकार, अपनी सुरक्षा, अपने राज्य में शांति मांग रही हैं। वो बात हुजूर के कानों तक पहुंचती ही नहीं है। उनके कानों में सिर्फ मोदी मोदी के नारे ही पहुंचते हैं और नहीं पहुंचते तो लगवा दिए जाते हैं। जरा सोचिए, कोई भी जिम्मेदार प्रधानमंत्री क्या देश की एक राज्य को इस तरह से जलता छोड़कर चुनाव प्रचार में पूरा समय खर्च कर सकता है? भला देश के मुखिया को चैन कैसे मिल सकता है? अपने ही देश के एक हिस्से को जलता हुआ छोड़कर कोई भुजा कैसे खा सकता है? चुनाव प्रचार कैसे कर सकता है? थोड़ी देर के लिए कल्पना यह भी करिए कि यदि यही हाल किसी विपक्ष शासित राज्य में हुआ होता जो मणिपुर में हो रहा है, तो गोदी मीडिया और भाजपाई तंत्र कैसा तांडव मचाते, कितना हो हल्ला किया जाता और अब तक न जाने क्या क्या हो गया होता। एक एक्स यूजर ने लिखा है कि मणिपुर को भारत सरकार ने ही युद्ध क्षेत्र बना दिया है। केंद्रीय सुरक्षा बल एक बच्चों के अस्पताल के अंदर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, जिससे नवजात बच्चों और माताएं खतरे में आ रही हैं। निहत्थे नागरिकों को पीटा जा रहा है, CCTV कैमरे तोड़े जा रहे हैं, घर घर छापेमारियां हो रही हैं, शांतिपूर्ण मसाल निकालिए तो बेरहमी से कार्रवाई हो रही है। 3 साल से केंद्रीय बल लोगों का नरसंहार कर रहे हैं, घिनौनी धोखाधड़ी चल रही है। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की बात तो करती है, लेकिन नरसंहार को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। मैतेई लोग रोजाना खून बहा रहे हैं। दिल्ली नार्को आतंकवादियों और विदेश नीति के साथ शतरंज खेल रही है। यह विश्वासघात बंद करो। यानी इन्होंने सीधे सीधे तमाम तरह की बातें कहते हुए केंद्र सरकार पर इन परिस्थितियों के लिए आरोप लगाया है और जिम्मेदार ठहराया है। द हिंदू के लिए विजेता सिंह की रिपोर्ट है कि मणिपुर में ताजा हिंसा के बीच 5 लोगों की मौत हुई है और किसी की गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई। 7 अप्रैल से मणिपुर में 2 बच्चों सहित 5 लोगों की हत्याएं हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि बिष्ठुपुर चोरा चांदपुर सड़क पिछले 12 दिन से बंद है। माहौल खराब है। स्थानीय लोग पिछले 1 सप्ताह से कई बार सड़क पर उतर आए हैं और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और इसी मांग के बीच सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो रही है और इस झड़प में भी कई दर्जन लोग घायल हो चुके हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवान यानी BSF के एक जवान के परिवार के 2 भाई बहन सो रहे थे। उनके घर में कथित तौर पर किसी ने बम फेंका और बम फट गया, बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद गुस्सा भड़का हुआ है। हमलावरों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन हो रहे हैं और सुरक्षा बलों से टकराव हो रहा है। महिलाएं जोरदार विरोध कर रही हैं, नाराजगी जता रही। यानी 2023 से शुरू हुआ कुकुई मैतेई विवाद संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सीधे शब्दों में कहें तो भाजपा के डबल
डबल इंजन सरकार इस विवाद को सुलझाने में पूरी तरह से फेल रही है, बल्कि जिस तरह से नजरअंदाज किया जाता है उन सब को देखकर लोग अलग अलग ही संदेह जताते हैं। यहीं पर आपको मणिपुर के पूर्व भाजपाई मुख्यमंत्री की बातें याद दिला दें। एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री आग लगाने की बात कह रहे थे, बम मारने की बात कर रहे थे और अमित शाह की बातों को दरकिनार करने का दावा कर रहे थे। सोचिए कि जब मणिपुर की 2 महिलाओं को नग्न परेड कराया गया था, वीडियो वायरल हुआ था, तो देश के सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कहा था। तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने तो यहां तक कह दिया कि आप कुछ करेंगे या हम करें। फिर न जाने कौन कौन सी कमेटी बनी, फलाना ढिमकाना सब हुआ। ऐसा लगा कि अब तो शांति आइए जाएगी, लेकिन उस घटना को हुए भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ी बड़ी बातें कहे हुए भी लगभग 3 साल होने वाले हैं। मणिपुर में शांति दूर दूर तक नजर नहीं आती। 18 अप्रैल को मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून व्यवस्था अभी भी संवेदनशील है, लेकिन नियंत्रण में है। सवाल यह है कि यह कैसा नियंत्रण है? आज के जमाने में, एआई के जमाने में कई दिनों तक पुलिस को, प्रशासन को यह पता तक नहीं चलता कि बम किसने मारा। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, उल्टे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हो जाता है, दर्जनों लोग घायल हो जाते हैं। तो फिर यह कैसा नियंत्रण है? आखिर इस नियंत्रण का अर्थ क्या निकाला जाए? सवाल यह है कि जो लोग देश भर की तमाम पार्टियों को तोड़ लिए, जिनके पास न जाने कितना पैसा है, तमाम जांच एजेंसियां हैं, जो एक फोन पर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का झूठा दावा कर देते हैं, जो पड़ोसी देश में घुसकर मारने का दावा करते हैं, वो अपने ही देश में शांति क्यों नहीं ला पा रहे? क्या 3 साल तक मणिपुर को शांत करवाने में फेल रहने पर देश के गृहमंत्री को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को वहां जाकर खुद मणिपुर में बैठ नहीं जाना चाहिए? जरा सोचिए कि अगर आज की तारीख में नेहरू, पटेल और गांधी जैसे लोग होते तो क्या वो चुनाव प्रचार कर रहे होते, वोटों की भीख मांग रहे होते, चुनावी तकड़म लगा रहे होते? उनकी प्राथमिकता क्या होती? देश की शांति या फिर एक राज्य में चुनाव जीत लेने की लालच? मणिपुर में हाईवे नंबर 202 पर उग्रवादियों के हमले में 2 लोग मारे गए, 3 अन्य घायल हुए। मरने वालों में एक पूर्व सैनिक भी है। एक तरफ देश में ये माहौल है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? भुजा खा रहे हैं। अब ये तस्वीरें आपको कितना सुकून देती हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आ जाइए बाकी देश के हाल पर। आपकी स्क्रीन पर जो भागते हुए भीड़ दिख रही है, जिस भीड़ को पुलिस वाले लाठी डंडों से पीट भी रहे हैं, और ये व्यक्ति जो साफ साफ कह रहा है कि अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता दे रहा हूं, यानी इस व्यक्ति की आत्मा रो रही है गुजरात छोड़ते हुए कि अब नहीं आऊंगा, बहुत झेल लिया। दोनों हाथों में सूटकेस लेकर भागा जा रहा है और भागने का कारण है कि काम धंधा बंद है, खाने पीने के लाले पड़ गए। हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिक सूरत से पलायन कर रहे हैं। सूरत किस राज्य में पड़ता है ये बताने की जरूरत तो नहीं है, और ये श्रमिक जो भाग रहे हैं सूटकेस लेकर, ये किस राज्य से हो सकते हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। यह खबर बता रही है कि कच्चे माल के संकट के कारण गुजरात में 90% तक छोटे डिटर्जेंट कारखाने बंद हो गए। यहाँ 15 से 20 हजार मजदूर अचानक से बेरोजगार हो गए। व्यापार का ये क्षेत्र पिछले कई सालों में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इस बंदी से सैकड़ों लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयां प्रभावित हुई हैं। उद्योग जगत के लोगों का कहना है कि गुजरात में साबुन और डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण में लगी लगभग 850 रजिस्टर्ड इकाइयां हैं और यहाँ लगभग 25 से 30 हजार श्रमिक परिवारों की आजीविका का संसाधन है और इनमें से 90% बंद हो चुकी है। यानी कम से कम 20 हजार से ज्यादा लोग केवल इस क्षेत्र से जुड़े हुए बेरोजगार हो चुके हैं, जो साबुन और डिटर्जेंट के मामले में छोटी छोटी कंपनियों में काम करते हैं। गुजरात के मोरबी का हाल देखिए, गैस की कीमतें दोगुनी होने के बाद 400 से अधिक कारखाने बंद हो गए और यह खबर 12 मार्च की है और यह खबर कम से कम 5 सप्ताह पुरानी है। टाइलों की कीमतों में 2 से 3 रुपया प्रति वर्ग फुट की बढ़ोतरी हो गई है। यह रिपोर्ट बताती है कि 550 से भी ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हुई हैं या आंशिक रूप से चल रही हैं। इनमें गैस और प्रोपेन की भारी कमी हो गई है। अब आप कल्पना करिए कि अगर 550 से अधिक फैक्ट्रियां मार्च में ही बंद हो गई तो कितने हजार या लाख लोग बेरोजगार हो गए, कितने परिवारों का चूल्हा चौका बंद हो गया। गैस संकट के कारण ही कपड़ा मिलों में भी संकट पैदा हो गया। श्रमिक अपने अपने गांव को वापस लौटने लगे, यानी टेक्सटाइल उद्योग भी भारी संकट में चल रहा है। मिलों ने उत्पादन घटा दिया, बहुत सारे यूनिट्स बंद हो गए और मजदूर भूखे पेट वापसी को मजबूर हुए। यही हाल गुजरात में केमिकल और अन्य उद्योगों में भी हुआ है। गैस सप्लाई बहुत कम हो गई, कई यूनिट बंद हो गए या फिर काम कम हो गया, मजदूर बेरोजगार हो गए और ये ज्यादातर रिपोर्ट पिछले महीने की मैं दिखा रहा हूं। बाकायदा गुजरात के फैक्ट्री मालिकों ने प्रवासी श्रमिकों को कह दिया कि अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और जहां से आए हो लौट जाओ, क्योंकि खाना बनाने के लिए भी गैस नहीं मिल रही। एक्सपोर्ट कर नहीं सकते तो बना के करेंगे क्या, और बनाएंगे भी कैसे, बनाने के लिए भी गैस नहीं है। अब यूपी, बिहार, उड़ीसा के तमाम प्रवासी श्रमिक संकट में फंस गए और तो और उनकी वापसी तक के लिए कोई मजबूत व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं दिखती है। हालांकि व्यवस्था दिखेगी भी कहां से, जब पहले ही विश्वगुरु ने कह दिया है कि जिस तरह कोविड में हम साथ मिलकर लड़े थे ना, उसी तरह से इस बार भी लड़ेंगे। कोविड में किस तरह से लड़े थे याद तो होगा ही। जब संकट बढ़ने लगा तो हुजूर भाषण देने भी नहीं आए, गायब हो गए, सीन से गायब हो गए, आउट ऑफ कवरेज, मिस्टर इंडिया बन गए थे। काम करना तो दूर की बात है। यानी जिस तरह कोविड में आपको अपने हाल पर छोड़ दिया गया मरने के लिए, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, वही कहानी फिर से दोहराती हुई नजर आ रही है। 20 अप्रैल 2026 को यह खबर बता रही है कि गुजरात के सूरत में उधाना रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में
में मजदूर इकट्ठा हो गए, लंबी लंबी लाइनें लगी, ट्रेनें पूरी तरह से खचाखच भर गई, अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई और लोग भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस कर अपने गांव जाने को मजबूर हो गए। यानी एक बार फिर से कोविड के बाद पलायन शुरू हो गया है। ऐसा ही रहा तो बड़े बड़े शहरों में अपने आप लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाएगी। लॉकडाउन का ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मसला यह हुआ है कि महंगाई अचानक से बहुत बढ़ गई है। यहाँ रोजमर्रा का खर्चा संभालना भी मुश्किल हो गया है। एलपीजी और जरूरी चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं और मजदूर इस डर में है कि जितना देर शहरों में रुकेंगे समस्या बढ़ सकती है। उधर रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह सीजनल भीड़ है जी, ये सब कुछ सामान्य है, लेकिन जमीन पर जो दिख रहा है वो ठीक उल्टा है। दावा किया जा रहा है कि स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन स्पेशल ट्रेनें तो हर त्योहार में चला दी जाती हैं, परंतु स्पेशल होने के बाद भी जो स्पेशल तस्वीरें निकल कर आती हैं इंसानों की भेड़ बकरी के रूप में, वो कोई नई बात तो है नहीं। समझने वाली बात यह भी है कि यह मसला सिर्फ सूरत तक सीमित नहीं है। नोएडा, पानीपत जैसे दूसरे औद्योगिक शहरों में भी मजदूर असंतोष में है और यहाँ एक बड़ा पैटर्न भी बनता जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई, खराब होती जिंदगी की हालत, उद्योगों में दबाव, मजदूरों का शोषण, मजदूरों का सिस्टम से भरोसा कमजोर होना, यह सब कुछ एक बड़े संकट की तरफ इशारा करता है। हालांकि मजदूरों का असंतोष, उनकी समस्याएं उतनी बड़ी संकट की तस्वीर नहीं दिखाती जितना बड़ा संकट वर्तमान सत्ता की ओर से संवेदनहीनता दिखाती है। ऐसा लगता है कि सत्ताधारियों को कोई असर ही नहीं होता। सोचिए, अपने आप को जिंदा रखने का खर्च कई गुना तक बढ़ चुका है, लेकिन कमाई लगभग स्थिर है। ऐसे में लोग क्या करेंगे, कहां जाएंगे, किसके आगे रोएंगे और कौन उनके आंसू पोंछेगा जब सरकारों को कोई असर नहीं होता। कल को देश के अन्य शहरों में भी अगर श्रमिक और कर्मचारी नाराज हुए, प्रदर्शन करने लगे, हिंसा हो गई, तो फिर उल्टे उन्हीं पर लाठीचार्ज होगा और कोई मुख्यमंत्री खड़ा होकर कह देगा कि इसमें नक्सली साजिश हो सकती है, देश को अस्थिर करने की साजिश लगती है। क्योंकि अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए नक्सली साजिश, पाकिस्तान, मुसलमान, ये सब घुसाना बड़ा आसान होता है। यही तो चल रहा है पिछले 12 साल से, पैटर्न चलता हुआ दिख रहा है पूरा। द गार्डियन की इस खबर को देखिए, विदेशी अखबार है, 19 मार्च को ही इसने क्या रिपोर्ट किया था, यानी एक महीने पहले एक विदेशी अखबार ने भारत में आने वाले संकट के बारे में सब कुछ बताया और जमीन पर जाकर दिखाया कि क्या हालात हैं। लेकिन जरा पता लगाइए कि भारत का मीडिया क्या कर रहा है। वो मीडिया जिस पर हर साल सैकड़ों करोड़ रुपया मोदी सत्ता फूंकती है। वैसे यहां पर आपको याद दिला दें, ये जो संकट अचानक से बड़ा हो गया, इसका मुख्य कारण होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना है, तेल और गैस का संकट है। मगर ध्यान रखिए, ये संकट मोदी सत्ता की मरणासन्न पड़ी हुई विदेश नीति के कारण है। पहले ट्रंप के दबाव में ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, रिश्ते कमजोर हुए और हाल फिलहाल में रूस से भी तेल लेना बंद कर दिया। द गार्डियन बता रहा है कि इस युद्ध संकट का सीधा असर भारत पर पड़ा है। भारत अपनी एलएनजी का 60% आयात करता है और इसका 90% इसी रूट से आता है। यानी अगर ईरान से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे होते तो शायद पहले दिन से पाबंदी न लगती और यहाँ लोगों को खाने पीने के सिलेंडर की भी सप्लाई का संकट नहीं झेलना पड़ता। लोग लकड़ी, कोयला, मिट्टी के तेल पर लौटने लगे। सबसे ज्यादा संकट देश में गरीब और लोअर मिडिल क्लास का है। गैसों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। ब्लैक मार्केट में कई गुना महंगी गैस बिक रही है। रेस्टोरेंट, होटल, इंडस्ट्री ये सब बंद हो रही है और सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरी सर्विस इकोनॉमी हिल गई। गुजरात का श्रमिक और टेक्सटाइल उद्योग भयंकर तबाही झेल रहा है और जब उद्योग बंद होंगे तो मजदूर बेरोजगार होंगे, बेरोजगार होंगे तो घर वापस जाएंगे, क्योंकि एक तो काम नहीं, दूसरा खाने की व्यवस्था भी नहीं है। खर्चा इतना बढ़ गया है कि बैठकर 2-4 दिन भी जिंदा रहना असंभव जैसा लगता है। अब इसमें सोचिए, जब लाखों की संख्या में मजदूर अपने गांव जाएंगे तो गांव में क्या हवा खा के जिएंगे? वहां भी काम चाहिए। और मनरेगा का हाल मोदी सत्ता ने क्या कर दिया है, हमने पहले ही आपको दिखाया था। मनरेगा वो व्यवस्था थी, जब शहरों में संकट आता तो गांव में उससे राहत मिल सकती थी। अब मनरेगा को ही पंगु बना दिया गया है। ये मोदी सत्ता का प्लान है, देखते जाइए। समझने वाली बात यह है कि दुनिया भर के अखबार भारत के इन संकटों पर विस्तृत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनमें चर्चा हो रही है। लेकिन भारत का मीडिया क्या कर रहा है? क्या गोदी मीडिया उस रूप में इन चीजों को दिखा रहा है जैसे दिखाया जाना चाहिए? क्या सत्ता से सवाल कर रहा है? क्या हल ढूंढने का प्रयास कर रहा है? आखिर झूठ बोल बोलकर कब तक लोगों का ध्यान भटकाया जा सकेगा? बाकी मीडिया जिसके कंट्रोल में है उनके बारे में जरा सोचिए, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं? जब देश इतने बड़े संकट से जूझ रहा है तब भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार महिला आरक्षण के नाम पर देश को बरगलाती है और महिलाओं के नाम पर परिसीमन का जुगाड़ लगाती है। जब ये जुगाड़ फेल हो जाता है तो प्रधानमंत्री स्वयं आकर 29 मिनट तक लगातार एक के बाद एक झूठ बोलते हैं, आधी अधूरी जानकारी देते हैं और लोगों को बहकाने का प्रयास करते हैं। बार बार कांग्रेस को कोसते हैं और अपनी महानता दिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी झूठ के आधार पर। यानी जब एक तरफ देश जल रहा है, दूसरी तरफ देश में गरीबों का पेट जल रहा है, तब भारत के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर भुजा खा रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव है। वैसे भी हुजूर का इतिहास रहा है, जब भी देश पर संकट आता है तो ये मस्ती के मूड में नजर आते हैं। ये पहली बार नहीं है, पिछले 12 साल में कई बार हो चुका है। याद करिए नोटबंदी, हुजूर चुटकी ले रहे थे, घर में शादी पड़ी है लेकिन कैश नहीं है, लोग परेशान हैं, ये बोल बोल के हंसते थे। याद करिए पुलवामा की घटना, हमारे जवान शहीद हो रहे थे, दूसरी तरफ हुजूर जंगल में जाके फोटो खिंचवा रहे थे, हीरो बन रहे थे। और तात्कालिक घटना देखिए, मणिपुर जल रहा है, देश के करोड़ों मजदूर
मजदूर जीवन मरण के संकट में हैं, कैसे जिंदा रहे इस बात से जूझ रहे हैं। और जिस गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे देश में सत्ता हथियाई गई, वही गुजरात बड़े संकट से गुजर रहा है। हालांकि संकट पूरे देश में, लेकिन कम से कम उस गुजरात के लिए तो फ्रंट पर नजर आते हैं जिस गुजरात के नाम पर आपको देश की सत्ता मिली। और ऐसा भी नहीं है कि इस संकट से केवल गरीब और मजदूर ही परेशान है, श्रमिक ही परेशान है, सेठ और बड़े व्यापारी भी संकट में हैं। हालांकि उन्हें खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, जीवन का संकट नहीं होगा, लेकिन संकट तो है। तो कुल मिलाकर इस मंत्र को याद कर लीजिए कि जब मणिपुर जल रहा था, देश का श्रमिक वर्ग जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था, तो भारत के 56 इंची विश्वगुरु महामानव अवतारी पुरुष बंगाल में जाकर भुजा खा रहे थे, क्योंकि उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना है। मैं लगातार बताता रहा हूं कि हुजूर ने केवल सरकार बनाने का काम किया है, सरकार चलाने का काम कभी नहीं किया। ये 24 घंटे 365 दिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता कैसे मिले और बनी रहे, इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।